अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 तबई मिक़दारें और पैमाइश के जो सवालात हैं जिसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम मुख्तसर सवाल जो कि सवाल नंबर 1.2 से शुरू होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 1.2 को डिस्कस करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 का तबई मिक़दारें और पैमाइश का। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि बुनियादी मिक़दारों और माखूज़ मिक़दारों में क्या फ़र्क है, हर एक की 3 मिसालें दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हम इनको बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिनको हमने जब टॉपिक्स पढ़े थे तो हमने बड़ी डिटेल से इनको डिस्कस कर लिया था, तो ऐसे सवालों का यहाँ पर मैं आपको बस टू दी पॉइंट जवाब दूंगा और ज़्यादा समझाने की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि ये टॉपिक्स मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ। तो हम बेसिक बातें करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो सवाल है, बुनियादी मिक़दारें और माखूज़ मिक़दारें, इनमें फ़र्क क्या है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और अब भी पढ़ लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, वो मिक़दारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिक़दारें अखज़ की जाएँ बुनियादी मिक़दारें कहलाती हैं, ठीक है। और बुनियादी मिक़दारें हमने पढ़ा था कि ये 7 होती हैं। इसमें से लंबाई, मास, वक्त, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत और मादे की मिक़दार, ये 7 बुनियादी मिक़दारें हैं। और आपने जब इसकी मिसाल देनी तो आपने 7 की 7 ही लिखनी है, ठीक है, और याद भी करनी है, बहुत अहम है। उसके बाद मखूज़ मिक़दारें कौन सी होती हैं? तो वो मिक़दारें जो बुनियादी मिक़दारों से अखज़ की जाएँ, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? वो मखूज़ मिक़दारें कहलाती हैं। उसकी मिसालें मैंने लिखी हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी होती हैं जो कि तो हमने चंद एक लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 1.3 की। इसमें कहा जा रहा है कि दर्ज झैल में से बुनियादी यूनिट्स की निशानदेही कीजिए। अब ये आपके सामने कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने बताना है कि कौन से यूनिट बुनियादी हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जऊल की। तो जऊल क्या एक बुनियादी यूनिट है? ये स्टूडेंट्स चूँकि एनर्जी का या वर्क का यूनिट है, तो वर्क चूँकि क्या होता है, वर्क एक, यहाँ देखिए मैंने वर्क लिखा था, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जऊल होता है। तो वर्क और एनर्जी एक स्केल यानी कि एक माखूज़ मिक़दार है, तो अब इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, वो भी माखूज़ यूनिट होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन किसका यूनिट है? न्यूटन है फोर्स का यूनिट। ये देखिए, तो ये माखूज़ मिक़दार है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये यूनिट भी क्या होगा, ये माखूज़ यूनिट होगा, ये बुनियादी यूनिट नहीं है। अब बात करते हैं किलोग्राम की। तो किलोग्राम कौन सा यूनिट है? वेरी गुड, किलोग्राम मास का यूनिट है। और मास क्या है? एक मास एक बुनियादी मिक़दार है। तो किलोग्राम हमारे पास आ गया बुनियादी यूनिट। मैं यहाँ एक बात लिख देता हूँ, दर्ज झैल बुनियादी यूनिट्स है। उनमें से पहले हम बात कर रहे थे किलोग्राम की। अच्छा जी, उसके बाद किलोग्राम के बाद है हर्ट्ज़। अब हर्ट्ज़ जो यूनिट होता है ये फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक स्केलर मिक़दार है। और मोल, मोल किसका यूनिट है? मादे की मिक़दार का। तो मादे की मिक़दार, ये देखिए, ये आखिरी जो बात यहाँ लिखी हुई है, ये क्या है? ये एक बुनियादी मिक़दार है। तो इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा? बुनियादी यूनिट होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोल। और एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक बुनियादी मिक़दार है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? बुनियादी यूनिट होगा। तो एम्पियर भी लिख देते हैं, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मीटर। मीटर किसका यूनिट है? मीटर लंबाई का यूनिट है। और लंबाई क्या होती है? ये देखिए, लंबाई एक बुनियादी मिक़दार है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? बुनियादी यूनिट होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मीटर। और आखिरी नंबर पर है केल्विन। तो केल्विन किसका यूनिट है? केल्विन स्टूडेंट्स टेम्परेचर का यूनिट है। ये देखिए, टेम्परेचर बुनियादी मिक़दार है और वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ केल्विन। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 1.4 की। इसमें कहा जा रहा है दर्ज झैल माखूज़ मिक़दारें किन मिक़दारों से अखज़ की गई हैं? स्पीड है, वॉल्यूम है, फोर्स है और वर्क है। ये माखूज़ मिक़दारें हैं।
और हमने ये बताना है कि ये किन मिकदारों से अखज़ की गई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड जो है, सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला, ठीक है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स, स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं और ये बराबर होगा s/t, ठीक है। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं क्या है यूनिट। तो इसका जो यूनिट है स्पीड का वो होगा s क्या है मीटर और टाइम क्या है सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके यूनिट से आप पता चला सकते हैं कि ये किन मिकदारों से मिलकर बना है। मीटर और सेकंड, मीटर क्या है लंबाई का यूनिट है, सेकंड क्या है टाइम का यानी कि वक्त का यूनिट है। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्पीड है वो दो बुनियादी मिकदारों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, लंबाई और वक्त से। तो यहाँ मैं एक बात लिख देता हूँ, बस स्पीड बुनियादी मिकदार लंबाई और वक्त से मिलकर बनी है। चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं बी की। और बी में क्या है हमारे पास, बी में है वॉल्यूम। वॉल्यूम का सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है v बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई, आप विड्थ कह सकते हैं, और ज़रब ऊंचाई हाइट। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, ये तीनों में से जो चीज़ भी हो, ये तीनों हैं क्या असल में, ये तीनों लंबाइयाँ हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी देख लेते हैं, इसका यूनिट भी देख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स वॉल्यूम का, ये मैंने कैपिटल वी लिखा है, बड़ा वी, तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब चूंकि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, तो ये देखें मेन यूनिट जो है वो मीटर है। तो मीटर का क्यूब पावर जो मर्जी हो, इससे गरज नहीं है, मीटर है चूंकि, तो मीटर किसका यूनिट है, लंबाई का। तो हम ये कह सकते हैं बस वॉल्यूम बुनियादी मिकदार लंबाई से बना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद बात करते हैं सी यानी कि फोर्स की। तो फोर्स जो है हमारे पास, इसका सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला फोर्स का F बराबर क्या होता है, ma। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट है फोर्स का वो आ जाएगा न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है, मैथ की जगह हम लगा देते हैं किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये देखिए किलोग्राम किसको जाहिर करता है, मास को, और मीटर किसको जाहिर करता है, लंबाई को, और सेकंड किसको जाहिर करता है, सेकंड जाहिर करता है वक्त को। तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो तीन बुनियादी मिकदारों से मिलकर बनी है, और वो कौन कौन सी हैं, वो है मास, लंबाई और वक्त। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बस फोर्स बुनियादी मिकदार लंबाई, मास और वक्त से मिलकर बनी है। चलिए जी, इसके बाद आखिरी चौथे नंबर पे हमारे पास डी यानी कि वर्क है। तो इसको देखते हैं, वर्क का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले क्या है फॉर्मूला। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो है W बराबर FS। यूनिट नंबर 6 में जब आप जाएंगे तो वर्क का फॉर्मूला आप डिटेल से समझेंगे,
फिलहाल आप ये जान लें कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या इंटू फासला आप कह सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट वर्क का यूनिट जूल होता है और ये बराबर होता है फोर्स का यूनिट क्या है, ये देखें अभी हमने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एस जो है ये चूंकि फासला है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। अब ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर कैसे बन गया, देखें 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं किलोग्राम है, किलोग्राम क्या है, मास है, मीटर स्क्वायर है, मीटर क्या है, लंबाई है, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड क्या है, टाइम यानी कि वक्त है। तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्क जो है वो भी 3 बुनियादी मिकदारों से मिलकर बना है। कौन कौन सी, बस ये मैंने लिखा ना, फोर्स बुनियादी मिकदार, लंबाई, मास और वक्त से मिलकर बनी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बस फोर्स की जगह क्या लगाएंगे आप, फोर्स की जगह आप लगा देंगे वर्क, ठीक है। फोर्स की जगह क्या लगाना है, इस फोर्स की जगह आपने वर्क लिख देना है और आगे सारी बात वही है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे बस वर्क बुनियादी मिकदार, लंबाई, मास और वक्त से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 1.5, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में बताइए। अच्छा, ये सवाल आम तौर पर यूँ आता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आपकी उम्र 15 साल है, तो अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में बताइए। तो वो आपको बताएगा कि आपकी उम्र कितनी है और फिर उसको सेकंड्स में बताएं कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं आपकी उम्र कितनी है, 15 साल। फ़र्ज़ करें कि उम्र 15 साल है। अब 15 साल उम्र अगर हम सेकंड्स में बताएं कितने सेकंड्स हो गई है तो कैसे बताएंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ 15 साल और बराबर, अब 15 साल है ना, तो 15 ज़रब एक साल में कितने दिन होते हैं, चूंकि 15 साल है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, यहाँ आपने इसको 365 से ज़रब दे देना। और जब 15 को 365 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा दिनों में कि आपकी दिनों में उम्र कितनी है। और अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आपको पता है स्टूडेंट्स एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम इसको 24 से ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा आपकी उम्र किस में, घंटों में, ठीक है। और एक घंटे में अब कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं। अगर आप इसको 60 से ज़रब दे देंगे तो अब आपकी उम्र किस में आ जाएगी, मिनट्स में, और हमने किस में निकालनी, सेकंड्स में। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको जब 60 से मज़ीद ज़रब दे देंगे तो अब ये जो आंसर आएगा ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इन सारी वैल्यूज़ को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 7, 30, 40 हज़ार सेकंड्स, ठीक है। तो ये आपकी उम्र आ गई। ये कितनी है, पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 47 करोड़ 30 लाख और 40 हज़ार सेकेंड। तो 47 करोड़ 30 लाख और 40 हज़ार सेकेंड आपकी उम्र हो गई है अगर आपकी उम्र 15 साल है, ठीक है। और अगर आपकी उम्र इससे कम है, 14 ईयर्स है, 14 साल है, तो आप 14 को ज़रब दे दें इन सब से। तो ये देखें, ये पहले हम साल से किस में गए, दिनों में, और दिन से किस में गए, घंटों में, और घंटों से किस में गए, मिनट्स में, और मिनट से किस में गए, सेकंड्स में। तो ये तरीकाकार है, इन सबको ज़रब दे दें, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी उम्र आ गई 15 साल सेकंड में। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 1.6, साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है। तो जब स्टूडेंट्स हमने एसआई यूनिट्स को पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में वेट्स और मेजरमेंट्स पर, ठीक है, वज़न और पैमाइश पर, तो उसमें पूरी दुनिया में जो एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए कि यूनिट्स का एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए कि पूरी दुनिया में वो यूनिट्स इस्तेमाल हों, जिससे टेक्नोलॉजी और दीगर जो साइंसी मालूमात का जो तबादला है वो आसान हो सके, ठीक है। तो तमाम मालिक का एक दूसरे के साथ
जो तबादला है किस में, साइंसी फील्ड में, साइंस की फील्ड में या फ़नी फील्ड में, ठीक है, वो आसान बनाया जा सके, उसके लिए फिर सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को डेवलप किया गया। तो इसका जवाब मैंने आपके सामने लिखा है। साइंस की तरक्की में ऐसे यूनिट्स ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। पूरी दुनिया में तजारत के लिए मेयारी मिकदारों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह साइंसी और फ़नी मालूमात का इंटरनेशनल लेवल पर तबादला आसान हो जाता है और मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी आती है। तो ये आप इसका जवाब लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1.7 है हमारे सामने। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है। अगर आपको याद हो, जब हमने वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ा था तो उसमें जब हमने वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन है। वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के माबैन 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क होता है, जिसे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कहते हैं या वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसी लीस्ट काउंट को क्या नाम देते हैं, वर्नियर कांस्टेंट का भी। और इसकी कीमत कितनी है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 1.8 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पैमाइशी आला के ज़ीरो एरर के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो तो जो ज़ीरो एरर है किसी पैमाइशी आला में वो होता है कि जो उसमें गलती है, मतलब उस आला में कोई गलती का अगर इम्कान है तो हम उसको सबसे पहले मालूम करते हैं और उसको मालूम करने के बाद जो ज़रूरी करेक्शन है वो हम कर सकते हैं ताकि हमें जो पैमाइश है वो इंतहाई दुरुस्त हासिल हो। तो इसका मतलब है इंतहाई दुरुस्त पैमाइश हासिल करने के लिए हम क्या काम करते हैं, ज़ीरो एरर की पैमाइश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा है किसी पैमाइशी आले के ज़ीरो एरर से मुराद उस आले में मौजूद पैमाइशी एरर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के एंड सामने हो तो ज़ीरो एरर 0 होगा, ठीक है। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के एंड सामने ना हो तो आले में ज़ीरो एरर मौजूद होगा, ठीक है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी होता है और ज़ीरो एरर नेगेटिव भी होता है। और अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो तो फिर हम ज़ीरो करेक्शन करते हैं और फिर ज़ीरो एरर नेगेटिव हो फिर भी ज़ीरो करेक्शन करते हैं। और हमने ये देखा था कि ज़ीरो करेक्शन जो होती है वो ज़ीरो एरर का नेगेटिव होती है। तो इसका जवाब यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। सवाल नंबर है 1.9, पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इंतहाई दुरुस्त पैमाइश कर सकें किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसका जवाब है पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल उन आलात की इंतहाई दुरुस्त पैमाइश हासिल करने के लिए किया जाता है। ज़ीरो एरर के इस्तेमाल से पैमाइश में गलती का इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़ीरो एरर मालूम होगा तो आप उसको सेट करके आप फिर जो गलती है उसमें वो निकाल सकते, जो पैमाइश आप लेंगे फिर वो बिल्कुल दुरुस्त पैमाइश होगी, ठीक है। इसके बाद है सवाल नंबर 1.10। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्टॉप वॉच क्या होती है। लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो हमने स्टॉप वॉच को बड़ी डिटेल से पढ़ा था। हमने ये देखा था कि अगर किसी ख़ास वक्फे की पैमाइश करनी हो तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं, उसके वक्त की पैमाइश करनी हो, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि स्टॉप वॉच की दो इकसाम होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। और जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकेंड और जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड। तो बात करते हैं कि स्टॉप वॉच क्या होती है। तो स्टॉप वॉच एक ऐसा आला है जिसे वक्त के किसी ख़ास वक्फा की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होता है, ठीक है। ये इसका जवाब है, प्रिसाइज जवाब मैंने दिया आपको। सवाल नंबर 1.11 है। हमें वक्त के इंतहाई कलील यानी कि छोटे वक्फों को मापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमारी कायनात में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंतहाई छोटे वक्फों पर मुश्तमिल होते हैं। तो फिर
उनकी पैमाइश के लिए हमें वक्त के छोटे वक्फों को पैमाइश करने की यानी कि उनकी मेजरमेंट करने की भी ज़रूरत होती है। तो इसका जवाब मैंने लिखा आपके सामने, हमारी कायनात में बहुत से कुदरती और मसनूई अवामिल हर वक्त हो रहे होते हैं। इनमें से कुछ वाक़यात वक्त के बहुत छोटे दौरानिया में होते हैं, ठीक है। इन वाक़यात का टाइम नोट करने के लिए हमें वक्त के इंतहाई कलील वक्फों को मापने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जवाब आप लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर है 1.12। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है किसी पैमाइश में अहम हिस्सों से क्या मुराद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी पैमाइश में अहम हिस्से क्या होते हैं। इसके लिए हमने पढ़ा था कि किसी पैमाइश में दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला तखमीनी या मशकूक हिस्सा क्या कहलाता है, उसका अहम हिस्सा कहलाता है, ठीक है। अगर वो कितने होते हैं उसके लिए फिर हमने कवानीन भी पढ़े थे। तो यहाँ हमने सिर्फ ये बताना है कि पैमाइश में जो अहम हिस्से हैं उनसे क्या मुराद है। तो जवाब मैंने आपके सामने लिखा है, किसी भी मिकदार में दुरुस्त मालूम हिस्से और उनसे मुंसलिक दाएं तरफ का पहला तखमीनी या मशकूक हिस्सा इसके अहम हिस्से कहलाते हैं। जैसे मिसाल भी मैंने आपके सामने रखी है कि 2705 में 4 अहम हिस्से हैं, ठीक है। और आप कोई भी मिसाल लिख सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 1.13। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी मापी गई मिकदार के बिल्कुल दुरुस्त होने का इसमें मौजूद अहम हिस्सों से क्या ताल्लुक़ है। आपने कोई चीज़ किसी चीज़ की पैमाइश की और वो पैमाइश कितनी दुरुस्त है, इसका इन्हिसार अहम हिस्सों से, इसका जो ताल्लुक़ है वो अहम हिस्सों से क्या है। तो इसका अहम हिस्सों से ताल्लुक़ ये है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप पैमाइशी फ़ीता से किसी चीज़ की पैमाइश करें, जैसे हमने अहम हिस्सों में एक मिसाल पढ़ी थी कि पैमाइशी फ़ीता से एक किताब की लंबाई मालूम की गई तो वो आई 18 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या नाम है स्केल जो मीटर रॉड है उससे जब पैमाइश की गई तो वो आई 18.4 सेंटीमीटर। अब देखिए 18 सेंटीमीटर में 2 अहम हिस्से हैं, 1 और 8, और 18.4 सेंटीमीटर में 3 अहम हिस्से हैं, 18, 1, 8 और 4, 18.4। तो ये 3 अहम हिस्से हो गए। अगर इसी चीज़ की हम वर्नियर कैलिपर से करते तो ये और भी बेहतर हो जानी थी। अब इसका मतलब है कि जो मीटर रॉड है वो पैमाइशी फ़ीता की निस्बत ज़्यादा अच्छी रीडिंग देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम जो इंस्ट्रूमेंट जो आला इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा, जितना वो अच्छा होगा इसका मतलब है उतने ही वो जो अहम हिस्से हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, और अहम हिस्सों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो वैल्यू, उतनी ही वो रीडिंग अच्छी होगी। इसका जवाब मैंने आपके सामने लिखा है, पैमाइश के बेहतर आलात के इस्तेमाल से पैमाइश के अहम हिस्सों की तादाद बढ़ती है, ठीक है। अहम हिस्सों में एक तखमीनी या मशकूक हिस्सा और तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से शामिल होते हैं। ज़्यादा अहम हिस्सों का मतलब है पैमाइश में ज़्यादा दुरुस्ती, ठीक है। ये असल बात है कि अगर अहम हिस्सों की तादाद ज़्यादा है तो पैमाइश में भी ज़्यादा दुरुस्ती, यानी कि ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश आपके पास आई है, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे यूनिट नंबर 1 के। जो मुख्तसर सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे आज समझा दिए हैं, तो उम्मीद है ये आपको समझ भी आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला MCQ देखिए, आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। और पहला जो MCQ है वो ये कह रहा है कि SI में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है, ठीक है। SI का क्या मतलब है, सिस्टम इंटरनेशनल में या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम में जो बुनियादी यूनिट्स हैं उनकी तादाद कितनी है। तो ये हमने बहुत डिटेल से बात डिस्कस की थी कि जो बुनियादी यूनिट्स हैं उनकी तादाद है 7। तो ये 3, 6, 7, 9, तो ये ऑप्शन जो है C इसका दुरुस्त जवाब होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा यूनिट माखूज नहीं है, यानी कि ये 4 आपको यूनिट दिए हुए हैं, इनमें से जो माखूज नहीं है वो आपने बताना है। क्या पास्कल माखूज नहीं है, क्या किलोग्राम, क्या न्यूटन, क्या वॉट। तो इसमें से जो यूनिट माखूज नहीं है वो आपको पता होगा, वो वही यूनिट होगा जो कि बुनियादी मिकदार का यूनिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो किलोग्राम है ये बुनियादी मिकदार का यूनिट है मास का, ठीक है। तो अब मास क्या है, मास एक
बुनियादी मिकदार है और उसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, बुनियादी यूनिट होगा। पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर एक माखूज मिकदार है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये एक माखूज मिकदार है। वाट पावर का यूनिट है, ये एक माखूज मिकदार है। तो जो माखूज यूनिट नहीं है वो फिर कौन सा होगा, वो किलोग्राम होगा। सवाल नंबर 3 को देखिए, किसी शय में मादे की मिकदार, किसकी बात हो रही है, मादे की मिकदार की मालूम करने का यूनिट है, ग्राम है, किलोग्राम है, न्यूटन है या मोल है। तो अगर आपको जो बुनियादी यूनिट्स थे जो कि हमने 7 पढ़े, 7 बुनियादी मिकदारों के 7 बुनियादी यूनिट्स, अगर आपको वो याद है तो आपको ये बात पता होगी कि मोल जो है वो मादे की मिकदार को मालूम करने का यूनिट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है 200 माइक्रोसेकंड्स, कितना टाइम है, 200 माइक्रोसेकंड्स का वक्फा मुसावी है 0.2 सेकंड के, 0.02 सेकंड के, 2 ज़रब 10 की ताकत -4 सेकंड के और 2 ज़रब 10 की ताकत -6 सेकंड के। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। हमें दिया गया है 200 माइक्रोसेकंड, यहाँ मैं लिखता हूँ 200 माइक्रोसेकंड। माइक्रो की कीमत कितनी होती है स्टूडेंट्स, ये होती है 10 की ताकत -6 सेकंड। तो अब यहाँ पर मैं इसको, ये जो 200 है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा, इशारिया यहाँ पर था तो यहाँ लेकर आए, 10 की ताकत 2 ज़रब 10 की ताकत -6 सेकंड। अब इन दोनों की बुनियाद सेम है तो पावरें जमा हो जाएंगी, ये आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत 2 -6 सेकंड और ये बराबर आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत -4 सेकंड। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। चलिए अब आइए जवाबात देखते हैं सवाल नंबर 4 के। पहला है 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, 2 ज़रब 10 की ताकत -4 सेकंड या 2 ज़रब 10 की ताकत -6 सेकंड। तो हमने ये जवाब निकाला है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है दर्ज झैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है। ये आपके सामने 4 मिकदारें हैं, इनमें से जो सबसे छोटी है वो कौन सी है ये हमने बताना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये सारी देखिए ग्राम में है, ये है 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 5000 नैनोग्राम। तो इन सबको सबसे पहले काम करते हैं ग्राम में तब्दील करते हैं और साथ ही साथ साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लेते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, इशारिया इधर है, इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा 1 ज़रब 10 की ताकत -2 ग्राम। ठीक है जी। बी की बात करता हूँ मैं, ये 2 मिलीग्राम है तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत -3 ग्राम। सी की बात करता हूँ मैं, ये है 100 मिलीग्राम, ये जो 100 मिलीग्राम है इसको मैं लिखता हूँ 1 ज़रब 10 की ताकत 2। ये 1 ज़रब 10 की ताकत 2 कहाँ से आया, ये 100 को मैंने लिख दिया 1 ज़रब 10 की ताकत 2। और मिली की कीमत कितनी होती है, 10 की ताकत -3 और ये ग्राम। और इसको मज़ीद हल करें तो ये आ जाएगा 1 ज़रब 10 की ताकत 2 - 3 -1 ग्राम, क्योंकि बुनियाद सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये सी है। इसके बाद देखते हैं डी को, ये है 5000 नैनोग्राम। 5000 को मैं लिख सकता हूँ 5 ज़रब 10 की ताकत 3 और नैनो की कीमत कितनी होती है, 10 की ताकत -9 ग्राम। तो ये आ जाएगा 5 ज़रब 10 की ताकत 3 - 9 -6 ग्राम। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि अब हमने इनको चूंकि सबको ग्राम में तब्दील कर दिया और साइंटिफिक नोटेशन में भी तब्दील कर दिया। अब देखते हैं कि सबसे जो छोटी कीमत है वो कौन सी। देखिए एक बात याद रखिएगा, जितनी पावर 10 की माइनस में ज़्यादा होगी उतनी ही वो कीमत छोटी होगी। तो यहाँ देखें, इसमें 10 की ताकत क्या है, -2, इसमें 10 की ताकत -3, इसमें 10 की ताकत -1 और इसमें 10 की ताकत -6। ये माइनस में सबसे बड़ी है तो असल में ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो जब अब जो दुरुस्त जवाब होगा वो डी होगा। तो हम कह सकते हैं कि डी जो है ये दुरुस्त जवाब है, 5000 नैनोग्राम सबसे छोटी कीमत होगी। चलिए जी, अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। इसमें आपसे कहा जा रहा है किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए इंतहाई मौजू आला कौन सा है। इंतहाई अच्छा आला कौन सा होगा। आपने किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मालूम करना है। मिसाल के तौर पर ये कोई ट्यूब है,
आपने इसका ये जो इंटरनल डायमीटर है ये वाला, ये आपने मालूम करना है। तो इसके लिए अच्छा आला कौन सा होगा? क्या मीटर रॉड होगा, क्या वर्नियर कैलिपर्स होगा, क्या पैमाइशी फीता होगा, या स्क्रू गेज होगा? तो अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब हमने वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ा था तो हमने ये बात भी पढ़ी थी कि वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा आला है जो किसी चीज़ का इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी और अंदरूनी डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स ही हमें उसका जो अंदरूनी डायमीटर है उसका दुरुस्त जवाब दे सकता है कि वो दुरुस्त क्या हो सकता है। यानी कि हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक तालिब इल्म ने स्क्रू गेज से किसी तार का डायमीटर 1.032 मिलीमीटर मालूम किया। आप इससे किस हद तक मुत्फिक हैं? ठीक है, अब देखिए, क्या आप 1 मिलीमीटर तक मुत्फिक हैं, 1.0 तक, 1.03 मिलीमीटर तक, या 1.032 मिलीमीटर तक? अब देखिए, असल में जो लीस्ट काउंट है इसका स्क्रू गेज का वो होता है 0.01 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब है कि इशारिया के बाद आप 2 नंबरों तक सही कीमत बता सकते हैं। किसकी मदद से? स्क्रू गेज की मदद से। तो इशारिया के बाद जो 2 है वो तो सही है, 2 से ज़्यादा भी गलत है और 2 से कम मतलब एक अच्छी वैल्यू नहीं है। तो 2 तक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कीमत होगी। तो इनमें से देखें, इशारिया के बाद ये कीमत जो है वो 2 नंबरों तक जा रही है। तो इसका मतलब है सी जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। तो इसमें कहा जा रहा है पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है। पैमाइशी सिलेंडर से क्या चीज़ मालूम करते हैं? मास, एरिया, वॉल्यूम या किसी माया का लेवल। तो इसके लिए आपको पैमाइशी सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना था तो वहाँ आपने ये बात जानी थी कि पैमाइशी सिलेंडर वॉल्यूम मालूम करने का आला है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? सी होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। एक तालिब इल्म ने स्क्रू गेज की मदद से शीशे की शीट की मोटाई मालूम की। मेन स्केल पर रीडिंग 3 दर्जे, ये देखें किस पर रीडिंग? मेन स्केल पर 3 दर्जे है, जबकि इंडेक्स लाइन के सामने आने वाला सर्कुलर स्केल का दर्जा 8वां है। कौन सा दर्जा इंडेक्स लाइन के सामने आ रहा है सर्कुलर स्केल का? 8वां दर्जा। इस तरह इसकी मोटाई है, तो आप बताएं इसकी मोटाई क्या होगी? अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। वो ये है कि अब मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? हम मुशाहदाती जो रीडिंग हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे? उसके लिए हम एक तो मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, वो कितनी है? 3, और जमा क्या करते थे? ये जो 8वां दर्जा आया है, इस 8वें दर्जे को हम लीस्ट काउंट से ज़रब देते थे। मतलब अगर 8 ज़रब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ये मैंने लिखा हुआ है, इसको ज़रब दे दी 0.01 मिलीमीटर से, तो ये आ जाएगा 0.08 मिलीमीटर। अब इसमें जमा कर देते हैं 0.08, ये बराबर आ जाएगा 3.08 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो 3.08 मिलीमीटर है ये दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त उसकी मोटाई होगी उस शीट की जो कि आपने स्क्रू गेज की मदद से मालूम की है। तो यहाँ दुरुस्त जवाब होगा 3.8 सेंटीमीटर, 3.08 मिलीमीटर, 3.8 मिलीमीटर या 3.08 सेंटीमीटर। तो दुरुस्त जवाब हमें पता है, हमने ये निकाल लिया है 3.08 मिलीमीटर जो कि बी बनता है। अब इसके बाद एक आखिरी एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 10। तो आखिरी एमसीक्यू जो हमने डिस्कस करना है वो है एमसीक्यू नंबर 10, किसी अदद में अहम हिस्से होते हैं। अब अहम हिस्सों के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि अहम हिस्सों की हमने डेफिनेशन क्या की थी। जिस बच्चे को अहम हिस्सों की डेफिनेशन याद है उसके लिए ये एमसीक्यू ऐसी है कि वो डेफिनेशन पढ़ दे। जैसे तमाम हिस्से अहम होते हैं, तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से अहम होते हैं, या तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा अहम होते हैं, या आखिरी ऑप्शन है तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और तमाम मशकूक हिस्से। तो याद आई आपको डेफिनेशन कुछ? तो बिल्कुल ये जो सी ऑप्शन है ये इसका दुरुस्त जवाब है कि तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा क्या कहलाते हैं? वो अहम हिस्से कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। तो अब ये हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए। इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 के मुख्तलिफ सवालात और
इसके अलावा हमने MCQs को डिस्कस किया और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।